काली राजकुमारी और गोरी राजकुमारी में भेदभाव। महाराज भानु प्रताप चल नहीं पा रहे हैं। उनके दोनों पैरों में चोट लगी है और चोट से घाव बन गए हैं। पता नहीं आज जंगल में इतनी हवा क्यों चल रही है। हवा में बारूद की बू भानु प्रताप को और ज्यादा सता रही है, क्योंकि ये स्मेल उन्हें युद्ध में अपनी हार की याद दिला रहा है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। मेरी सत्ता चली गई। शायद ये मेरे पापों की सजा है। भानु प्रताप रो पड़ा, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। भानु प्रताप इस राज्य के राजा थे और उनकी दो रानियां थीं, चंद्रमुखी और लक्ष्मी। चंद्रमुखी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही घमंडी भी थी। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है, इसीलिए मेरे बच्चे भी बहुत खूबसूरत होंगे। दूसरी तरफ लक्ष्मी काली थी। राज्य के लोग उसे लेकर बातें बनाते थे, इसीलिए वो हमेशा चुपचाप रहती थी। वो बस एक संतान चाहती थी और कुदरत का करिश्मा तो देखो, दोनों रानियां एक ही वक्त में गर्भवती हो गई। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। दोनों रानियां एक एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। मैं पिता बनने वाला हूँ। भानु प्रताप बहुत खुश हुए, लेकिन 10 महीने बाद उनकी खुशी गायब हो गई। दोनों रानियों को बेटी हुई, चंद्रमुखी की बेटी गोरी और लक्ष्मी की बेटी काली। ये क्या हो गया? ये मेरे घर में काली बेटी? असंभव। मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे घर में काली बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर रानी लक्ष्मी ने भानु प्रताप के पैर पकड़ लिए। दया कीजिए महाराज, इस वक्त आप अगर हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? दया करके हमें यहाँ रहने दीजिए। तुझ जैसी काली औरत से शादी करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तभी चंद्रमुखी अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर वहां आ गई और लक्ष्मी की काली नवजात बेटी को देखकर हंसने लगी। महाराज, ये है आपकी बेटी। ये तो कोयले से भी काली है। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ ये बदसूरत कोयले का टुकड़ा। ये सुनकर रानी लक्ष्मी के मन में दुख तो पहुंचा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। भानु प्रताप ने दया करके उसे और उसकी बेटी को महल में रहने को दिया, लेकिन रानी की तरह नहीं, एक नौकरानी की तरह। काम कर काली चुड़ैल, काम कर, और अपनी काली बदसूरत बेटी को भी सिखा दे। बड़ी होकर उसे यही तो करना है, और मेरी बेटी बनेगी इस राज्य की नई रानी। लेकिन मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से कुछ देर पहले जन्मी है। अब उस हिसाब से तो मेरी बेटी को इस राज्य की रानी होनी चाहिए। ये बात भानु प्रताप ने सुन ली और लक्ष्मी को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। खबरदार! जो तूने फिर से ये कहा, तुझे और तेरी काली बेटी को मार नहीं दिया, यही बहुत है। लक्ष्मी की बेटी झूले में सो रही थी। भानु प्रताप ने उसे उठाया और नीचे मिट्टी पर सुला दिया। इस घर के झूले किसी काली लड़की के लिए नहीं है। लक्ष्मी की बेटी रोती रही। लक्ष्मी ने उसे गोद में ले लिया और सुलाने की कोशिश करती रही। लक्ष्मी ने उसका नाम प्रिया रखा। इसके बाद से लक्ष्मी और प्रिया के ऊपर अत्याचार होता रहा। महल की नौकरानियां ये सब देखती रही और बाहर जाकर लोगों को बताती रही। पूरे राज्य के लोग बस इसी बारे में बात करते रहे। पता है, राजा के घर में काली बेटी पैदा हुई है। हाँ, इसलिए तो महाराज गुस्से में रहते हैं। सच में महाराज की कभी काली बेटी होगी ये मैंने सोचा नहीं था। उधर प्रिया और चंद्रमुखी की बेटी राधिका बड़ी होती गई। वो दोनों 5 साल के हो गए। चंद्रमुखी ने राधिका के अंदर भी बहुत सारा घमंड भर दिया। राधिका अपने पिता से बहुत कुछ मांगती रही। पिताजी, मुझे घुड़सवारी पर जाना है। लेकिन बेटी, तुम तो अभी छोटी हो और मुझे बहुत काम भी है। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है बस। भानु प्रताप अपनी गोरी बेटी के प्यार में अंधे हो गए थे, इसीलिए राज्य का काम छोड़कर अपनी बेटी को घोड़े की सवारी करवाने ले गए। इधर दूसरे राज्य से कुछ व्यापारी आए हुए थे। वो लोग ये देखकर गुस्सा हो गए और राज्य छोड़कर चले गए। महाराज भानु प्रताप जब लौटे तब प्रिया ने उनसे कहा, पिताजी, मुझे भी घुड़सवारी पर लेकर जाएंगे ना? चुप रह काली चुड़ैल कहीं की, जा भाग यहाँ से। प्रिया रोते हुए वहां से भाग गई। उसके साथ यही होता था। हर अच्छी चीज राधिका को मिलती थी और प्रिया को अच्छा खाना तक नसीब नहीं होता था। राधिका के खाने के बाद उसके बर्तन में जो कुछ बचा खुचा रहता था, प्रिया वही खाती थी। राधिका के लिए भानु प्रताप अच्छे नए कपड़े लाते थे। राधिका एक कपड़ा एक बार से ज्यादा नहीं पहनती थी। मैंने कल ही ये वाला कपड़ा पहना था,
आज नहीं पहनूंगी। तो फिर वो कपड़ा मुझे दे न बहन, मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। प्रिया एक ही फटा हुआ कपड़ा पहनकर दिन बिताती थी, इसीलिए उसने राधिका से कपड़ा मांगा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। तुझे? नहीं नहीं, तू इस कपड़े को पहनने के लायक नहीं है। तुझसे अच्छा तो ये कपड़ा मैं किसी कुत्ते को पहना दूं। ये बोलकर राधिका ने वो कपड़ा सच में एक कुत्ते को ही पहना दिया। प्रिया उस कुत्ते के पास जाकर रोने लगी। तेरा नसीब कितना अच्छा है, तुझसे सभी प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तभी वहां पर लक्ष्मी चली आई और उसने कहा, किसने बोला तुझसे कोई प्यार नहीं करता? मैं करती हूं ना। इसी तरह माँ बेटी के दिन बीत रहे थे। उधर भानु प्रताप का खजाना खत्म हो रहा था, क्योंकि राधिका के नखरे ही इतने ज्यादा थे। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैलने लगी और ये बात भानु प्रताप के दुश्मन राज्य के राजा जय सिंह के कान तक भी पहुंच गई। जय सिंह तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। चलो अब उस भानु प्रताप को हराकर उसकी गद्दी छीन लेते हैं। जय सिंह ने अपनी सेना लेकर हमला बोल दिया। भानु प्रताप के सैनिक उनके लिए नहीं लड़े, क्योंकि उसने किसी को 10 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी। जय सिंह ने भानु प्रताप से गद्दी छीन ली। वो भानु प्रताप को मारने के लिए ढूंढता रहा और भानु प्रताप चंद्रमुखी और राधिका को लेकर एक जगह छुप गया। लेकिन राधिका ने कहा, माँ, पिताजी तो वैसे भी मरने वाले हैं, हम अगर इनके साथ रहे तो हम भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा हम उस राजा के पास चलते हैं। चंद्रमुखी को भी ये बात सही लगी। वो दोनों तुरंत दौड़कर जय सिंह के पास चले गए। उन्होंने भानु प्रताप को धोखा दे दिया। जिस बेटी को वो जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसी ने आज उन्हें धोखा दे दिया। वो रोते रहे, लेकिन तभी वहां प्रिया और लक्ष्मी आ गए। प्रिया ने भानु प्रताप का हाथ थाम लिया। पिताजी, हम दोनों हैं आपके साथ, चलिए यहाँ से भाग चलते हैं। तीनों भागते रहे। भागते भागते वो लोग जंगल में पहुंच गए। भागते भागते भानु प्रताप के पैरों में चोट लग गई और उनसे खून निकलने लगा। पैर में चोट लगने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाए। किसी भी तरह वो लोग जंगल की गहराई में पहुंच गए। पिताजी, ये जगह ठीक है, यहाँ वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, हम यहाँ कुछ दिन रुक सकते हैं। प्रिया और लक्ष्मी ने मिलकर लकड़ियां काटकर एक छोटा सा घर बनाया और उसमें तीनों रहने लगे। प्रिया जंगल से जड़ी बूटी ढूंढकर लाई और अपने पिता की चोट पर लगा दिया। उसके बाद कुछ फल तोड़कर लाई और अपने पिता को खिलाया। तो कुछ नहीं खाएगी? पहले आप खा लीजिए पिताजी, आपको जल्दी ठीक होना है और उन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हैं। भानु प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आने लगा कि इतने दिनों से प्रिया को ना अपनाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो रो पड़ा। बेटी, आज मुझे पता चल गया है कि तू ही मेरी सच्ची बेटी है। मैंने तुझे कितना कुछ कहा है, तूने कितना कुछ सहा है। मुझे माफ कर दे बेटी। लक्ष्मी, तुम भी मुझे माफ कर दो। रोइए मत पिताजी, गलती तो सबसे होती है। हाँ, अब हम तीनों एक साथ हैं ना, यही बहुत है। आज मुझे पता चल गया है कि इस दुनिया में काला या गोरा होने से कुछ नहीं होता, दिल साफ होना चाहिए। भानु प्रताप ने लक्ष्मी और प्रिया को गले लगा लिया। कुछ दिन बीत गए। प्रिया और लक्ष्मी भानु प्रताप की सेवा करते रहे। भानु प्रताप पूरे तरीके से ठीक हो गया। तुम दोनों की वजह से मैं ठीक हो गया हूँ, अब बदला लेने की बारी है। भानु प्रताप जंगल से होते हुए एक और राज्य में पहुंच गया। इस राज्य के राजा भानु प्रताप के परम मित्र हैं। सब कुछ सुनने के बाद भानु प्रताप के मित्र उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए और उन्हीं की सेना लेकर भानु प्रताप ने जय सिंह पर हमला बोल दिया। अचानक हमले से जय सिंह हार गया और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। मौका देखकर राधिका और चंद्रमुखी ने फिर से भानु प्रताप के पास वापस आने की कोशिश की। माँ, चलो अब पिताजी के पास चलते हैं। राधिका ने दौड़ते हुए आकर अपने पिता को जकड़ लिया। पिताजी, पिताजी, आप आ गए पिताजी। लेकिन भानु प्रताप ने तुरंत उसे दूर कर दिया। दूर रहो मुझसे, तुम और तुम्हारी माँ धोखेबाज हो, तुम दोनों को सजा मिलेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं आपकी गोरी रानी हूँ, राधिका आपकी गोरी बेटी है। काला या गोरा होने से कुछ नहीं होता है चंद्रमुखी, जरूरत के समय में जो साथ रहे वही अपने होते हैं। सिपाहियों, पकड़ लो इन दोनों को और इन्हें सारी उम्र के लिए काल कोठरी में डाल दो। दोनों को ले जाकर काल कोठरी में डाल दिया गया। दोनों बहुत रोए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
भानु प्रताप ने लक्ष्मी को रानी का दर्जा दिया और प्रिया को अपनी बेटी का, और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। अंजलि अपने बच्चे को गोद में लेकर गांव के लोगों के सामने खड़ी है। वो बहुत डरी हुई है। गांव के लोग हाथ में डंडा लेकर गुस्से में खड़े हैं। ये अंजलि हमारे गांव का नाम खराब कर रही है, मारो इसको, मार के भगा दो इस गांव से। ये बोलकर सभी अंजलि को मारने के लिए आगे बढ़े। अंजलि अपने बच्चे को लेकर दौड़ने लगी। सभी डंडा लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। मगर ये लोग अंजलि का पीछा क्यों कर रहे हैं? उसे मारने के लिए उतावले क्यों हो रहे हैं? अंजलि तो इस गाँव की बस एक भोली भाली लड़की थी। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा। अंजलि घर में अकेली रहती है क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से अंजलि अकेली है। वो दिन भर एक फैक्ट्री में काम करती है और खुद का पेट चलाती है। अंजलि को लेकर गांव वालों को कोई शिकायत नहीं है, बल्कि सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। अरे बाप रे, आज सोकर उठने में कितनी देर हो गई। जल्दी से काम पर जाना पड़ेगा। अभी खाना बनाने का टाइम नहीं है, खाली पेट ही चली जाती हूँ। ये बोलकर अंजलि काम के लिए निकलने वाली ही होती है कि इतने में पड़ोस की मंजू चाची आ जाती है। अरे मंजू चाची, आइए ना, बोलिए कैसे आना हुआ? तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ अंजलि बेटी। तेरी नींद आज देर से टूटी है, मैं सब जानती हूँ। ये ले खा ले कुछ। खाली पेट काम पे जाना अच्छी बात नहीं है। अरे मंजू चाची, इसकी क्या जरूरत थी? तू तो मेरी बेटी की तरह है रे अंजलि, तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अंजलि खाना खाकर काम पर निकल जाती है। रास्ते में सभी गाँव वालों से अंजलि हालचाल पूछती रहती है। ऐसे ही अंजलि से पूरा गाँव बहुत प्यार करता है, मगर दो लोगों को छोड़कर, अंजलि के चाचा और चाची। वो लोग अंजलि से सिर्फ नफरत करते हैं। उनका घर अंजलि के घर के पास में ही है। अरे ये अंजलि रोज रोज काम पर चली जाती है। गांव की लड़की फैक्ट्री में काम करने जा रही है, ये कोई अच्छी बात हुई क्या? संस्कार समझे, संस्कार नहीं मिला ना उसे, और मिलेगा भी कैसे? उसके माँ बाप तो कब के चल बसे। अरे अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब अंजलि भी चली जाए तो वो जगह हमारी हो जाएगी। उसकी शादी भी हो जाए ना, तो देखना वो जगह मैं अपने हवाले कर लूंगा। अरे मगर कलमुही शादी ही नहीं करती। अंजलि के चाचा रमेश और चाची बिमला बहुत ही लालची हैं। उन दोनों की वजह से ही अंजलि के पिता की नौकरी चली गई थी, जिसके कारण उनको हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। ये शोक अंजलि की माँ सह नहीं पाई और वो भी चल बसी। अब अंजलि जिस घर में रहती है, अंजलि के चाचा रमेश उस जगह को हड़पना चाहते हैं। मेरे दिमाग में एक बुद्धि आई है, हमें कैसे भी करके अंजलि का काम पे जाना बंद करवाना पड़ेगा, तभी वो शादी करेगी। सुनो, मुखिया जी से कहकर एक पंचायत बुलाने का बंदोबस्त करो। अपनी बीवी के कहने के मुताबिक अंजलि के चाचा रमेश मुखिया जी से कहकर एक पंचायत सभा का आयोजन करते हैं। सभी सभा में उपस्थित होते हैं। अंजलि भी सभा में हाजिर है। मुखिया जी कहते हैं, हाँ बोलो रमेश, तुम्हें क्या कहना है? मुझे बस इतना कहना है कि गांव की जवान लड़की को फैक्ट्री में काम करने जाना शोभा नहीं देता। ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है चाचा? काम नहीं करूँगी तो मुझे कौन खिलाएगा? आप तो नहीं खिलाएंगे ना? अरे तो शादी कर लेना और पति के पैसों से ऐश कर। हाँ वही तो चाहते हैं आप, मैं शादी कर लूँ और आप मेरी जमीन हड़प लो। अरे अंजलि बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। तरह तरह के लोग रहते हैं फैक्ट्री में, कुछ हो गया तो, और तूने कुछ गुल खिलाया तो गांव की बदनामी तो हो जाएगी ना। छी चाचा छी, कि ऐसी कैसी बातें बोलते हैं आप? छी, दुर्गा माँ हमेशा मेरे साथ है। उन्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। रमेश, तुम जरा प्यार से बात करो। अंजलि ठीक ही तो कह रही है। वो अगर काम नहीं करेगी तो वो अपना पेट कैसे पालेगी? अंजलि, तुम मन लगाकर काम करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अंजलि के चाचा हार जाते हैं। वो गुस्से से लाल हो जाते हैं। अगले दिन अंजलि रोज की तरह काम पर निकलती है। पूरे दिन काम करने के बाद वो रास्ते से घर की तरफ पैदल आ रही है। तभी वो देखती है कि रास्ते के डस्टबिन में एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। वो जोर जोर से रो रहा है। हाय भगवान, इतने सुंदर बच्चे को कौन डस्टबिन में फेंक कर गया है? ओहो, हाय हाय, ये दुनिया कितनी गंदी है। मगर अब मैं क्या करूं? इसे उठाकर घर ले जाऊं, पर लोग क्या कहेंगे? लेकिन इसे यहाँ छोड़कर घर कैसे जा सकती हूँ? मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। अंजलि की ममता जग उठती है। आखिर है तो वो एक लड़की ही। हर लड़की में ममता हमेशा रहती है। अंजलि उस बच्ची को उठाकर घर ले आती है, मगर बच्चा रोता ही रहता है। अरे मरवाएगा क्या? चुप हो जा, चुप हो जा। लगता है इसे भूख लगी है, अभी दूध लेकर आती हूँ। ये बोलकर अंजलि गांव की एक दुकान से दूध खरीदने जाती है। भैया, एक पैकेट दूध देना। क्या बात है अंजलि, तू तो कभी दूध नहीं खरीदने आती है, आज क्या हो गया? अंजलि घबरा जाती है। क्या बोलेगी वो? दुकानदार ने पकड़ लिया तो?
बहुत सोच समझकर अंजलि जवाब देती है, अरे भैया वो खीर बनाऊंगी ना, इसीलिए दूध चाहिए। अंजलि बच जाती है। वो दूध लेकर घर चली आती है और फिर उस बच्चे को पिलाती है। वो बच्चा दूध पीकर चुप हो जाता है। अगले दिन सुबह अंजलि की चाची विमला को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हाँ जी, सुनते हो? बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है क्या तुम्हें? बच्चे के रोने की आवाज? नहीं तो। तभी बच्चा फिर से रो उठता है और रमेश को भी आवाज सुनाई देती है। हाँ हाँ, लग तो रहा है कि अंजलि के घर से आ रही है ये आवाज। चलो देखते हैं। दोनों अंजलि के घर की तरफ जाते हैं। जाकर खिड़की से देखते हैं कि अंजलि बच्चे को गोद में लिए हुए बोतल से दूध पिला रही है। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे अरे, ये क्या? अंजलि के गोद में बच्चा? अंजलि बिन ब्याही माँ बन गई। बुलाओ बुलाओ, गांव वालों को बुलाओ, वो भी तो देखें उनकी लाडली अंजलि की करतूतें। हाँ, अब तो इसको घर से निकाल कर ही रहूंगा। अंजलि के चाचा रमेश तभी चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को बुलाते हैं। सभी गाँव वाले वहाँ जाते हैं। आवाज सुनकर अंजलि डर जाती है। तभी रमेश अंजलि के दरवाजे के सामने जाकर चिल्लाता है, अंजलि, अंजलि, बाहर निकल! अंजलि कलमुही, बाहर निकल! अंजलि बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कहीं इन लोगों को इस बच्चे के बारे में पता तो नहीं चल गया। वो दरवाजा नहीं खोलती है। तब रमेश अंजलि को बाहर निकालता है। अंजलि की गोद में वो बच्चा अभी भी है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। देखो देखो सब लोग, ये लड़की क्या गुल खिला रही है। अभी तक शादी नहीं हुई मगर माँ बनकर बैठी है ये चुड़ैल। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। मुझे तो ये बच्चा कल डस्टबिन से मिला था। झूठ झूठ बोल रही है ये बिन ब्याही माँ बन गई है। देखिए मुखिया जी, मैं क्या कहता था, हुई ना, हो गई ना गांव की बदनामी। अच्छा, इसीलिए कल इसने मेरे दुकान से दूध खरीदा था। छी 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 छी, अंजलि बेटी, ये तूने क्या किया? इसके बाद अंजलि कुछ बोलने ही जा रही होती है कि इतने में एक आदमी चिल्ला उठता है, ये अंजलि हमारे गांव का नाम खराब कर रही है, मारो इसको, मार के भगा दो इस गांव से। ये बोलकर सभी अंजलि को मारने के लिए आगे बढ़े। अंजलि उस बच्चे को लेकर दौड़ने लगी। सभी डंडा लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे बार बार लग रहा है कि आज शायद वो बच नहीं पाएगी। दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में बस एक ही जगह का ख्याल आया, मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर। अंजलि दौड़ते हुए बच्चे को लेकर दुर्गा माँ के मंदिर पहुँच गई। अंजलि, ये मत सोच कि मंदिर आई है तो हम तुझे छोड़ देंगे। हाँ हाँ, मैं तो कहता हूँ मार डालो इसे, बात खत्म। अंजलि रो पड़ती है और दुर्गा माँ से जान की भीख मांगती है। हे दुर्गा माँ, आपको तो सब कुछ पता है, बचाइए मुझे दुर्गा माँ, बचाइए। कि तभी सबको आश्चर्यचकित करके दुर्गा माँ प्रकट होती है और कहती है, तुम लोग सिर्फ नाम के इंसान हो, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है तुम लोगों के अंदर। अंजलि को ये बच्चा पड़ा हुआ मिला, वो चाहती तो इसे वहीं छोड़ कर आ सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसमें इंसानियत नाम की एक चीज है। तुम लोग सच और झूठ का विचार न करके इसे मारने के लिए उतावले हो गए। अंजलि, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, एक भी डंडा तुम्हें और इस बच्चे को स्पर्श नहीं कर सकता। और तुम रमेश, लालच में अंधे होकर लोगों को भड़काते हो। तुम और तुम्हारी पत्नी आज से इस गांव में नहीं रह पाओगे। अंजलि, इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी वो सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, साथ में एक बड़ा सा घर भी, तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ अदृश्य हो जाती है। सभी को अंजलि पर विश्वास हो जाता है और ऐसे महान काम के लिए सभी अंजलि की बहुत तारीफ करते हैं। अंजलि के पास घर, धन दौलत सब कुछ आ जाता है। उसके चाचा चाची गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अंजलि बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन बिता देती है। ये कहानी है जमालपुर की। पिछले कुछ दिनों से 7-8 साल की एक लड़की स्टेशन के पास पागलों वाली हालत में लोगों को दिखाई दे रही है। उसके कपड़े बहुत ही गंदे और फटे चिटे हैं। उसके बाल भी उलझे होते हैं। पता नहीं उसने कितने दिनों से नहाया भी नहीं है, इसलिए मैल की एक मोटी परत उसके चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर जमी हुई है। उसके शरीर से बदबू भी आती है। वो कभी चुपचाप लेटी रहती तो कभी लोगों से हाथ के इशारे से भीख मांगती। उधर से गुजरने वाले दया करके 1-2 रुपए उसे दे देते। वो उन पैसों को बहुत देर तक घूरती है, फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो कहाँ से कैसे आई, उसका नाम क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। पूरा दिन वो आते जाते लोगों को घूरती रहती और उन्हें देखकर कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती। बहुत गर्म है, छूना मत, जल जाओगे। मैंने कहा ना छूना मत, जल जाओगे, चलो जाओ अब। आते जाते लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो लड़की कहना क्या चाहती है।
वो ऐसा क्यों कहती है कि छूना मत जल जाओगे? क्योंकि उसके हाथ में तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं थी जिससे कोई जल जाता। पता नहीं ये लड़की क्या बड़बड़ाती रहती है। इसके हाथ में ऐसा क्या है जो कहती है कि छूना मत जल जाओगे? अरे पागल है ये, पागल की बात का क्या, वो तो कुछ भी बोलते हैं। चल। वो बेचारी वैसे तो चुपचाप बैठी रहती, लेकिन कभी उसे भूख लगती तो वो पास के छोले चावल की दुकान पर चली जाती। छोले चावल वाला कभी उस पर दया करके उसे कुछ खाने को दे देता। एक दिन वो इसी आस में उसके पास गई। उस समय उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक थे। और कितनी देर लगेगी भाई? जल्दी से छोले चावल एक प्लेट लगा दो, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं यार। बस साहब, आपकी ही प्लेट लगा रहा हूँ। दुकानदार ने ग्राहक को प्लेट दिया और उसने खाना शुरू कर दिया। तभी वो लड़की वहाँ गई। उसने दुकानदार से कुछ कहा नहीं, बस उसकी ओर देखने लगी। तभी ग्राहक की नजर उस पर पड़ी तो वो उस पर भड़क गया। ए, चल चल यहाँ से, चल भाग। कहाँ से आ गई? हे भगवान, कितनी बदबू आ रही है इसके शरीर से। मुझसे तो अब खाना ही नहीं खाया जाएगा। ये कहकर वो ग्राहक अपनी प्लेट का खाना फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके खाना फेंकते ही वो लड़की खाना उठाकर खाने लगती है। वहाँ और भी ग्राहक खड़े थे। उन्होंने भी उस लड़की की तरफ हेय दृष्टि से देखा और वो लोग भी अपना खाना छोड़कर जाने लगे। दुकानदार ने जब ये देखा कि उस पगली लड़की के कारण उसकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है तो वो भी उस पर चिढ़ गया। ए पगली, चल भाग यहाँ से। मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे खाने को दे दिया करता था, लेकिन तुम तो मेरा ही दिवाला निकाल दोगी। चल भाग यहाँ से, हट। उस दुकानदार ने उस लड़की को जैसे किसी आवारा जानवर को भगाते हैं वैसे ही अपनी दुकान से भगा दिया। धीरे धीरे लोग उसे पगली बुलाने लगे और लोग न सिर्फ उसे पगली बुलाते बल्कि कुछ बदमाश लोग उसे पगली पगली बोलकर तंग भी किया करते थे। ए पगली, पगली 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 पगली। पहले तो वो बेचारी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन इन दिनों जब कोई उसे चिढ़ाता तो वो हाथ में पत्थर उठा लेती और चिढ़ाने वाले को पत्थर उठाकर डराती। एक दिन इसी तरह कुछ लोग उसे पगली पगली कहकर चिढ़ा रहे थे। तभी उस लड़की ने सामने पड़ा पत्थर हाथ में उठा लिया और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वो उन बदमाश राहगीरों को घूरने लगी। अबे क्यों छेड़ दिया तूने इसे? देख, इसने हमें मारने के लिए पत्थर उठा लिया है। अबे जल्दी भाग यहाँ से। इस पगली का क्या भरोसा, कहीं हमें खींचकर पत्थर मार दिया तो मुफ्त का अस्पताल का चक्कर लग जाएगा। हालांकि वो लड़की पत्थर हाथ में उठाती तो जरूर, लेकिन किसी को मारती नहीं थी और पत्थर उसी के लिए उठाती जो उसे बहुत ज्यादा परेशान करता। लेकिन फिर भी उसके पत्थर उठा लेने की आदत से लोग थोड़ा थोड़ा उससे डरने लगे और उसके पास से गुजरने से बचने लगे। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं तो उस तरफ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं, वहाँ एक पगली बैठती है जो लोगों को पत्थर से मारती है। हालांकि उस लड़की ने कभी किसी को पत्थर से नहीं मारा था, लेकिन फिर सभी जगह ये बात फैल गई कि वो पत्थर से लोगों को मारती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब इक्का दुक्का लोग भी उधर से नहीं गुजरते। पहले लोग उधर से गुजरते थे तो उसे 1-2 रुपए दे दिया करते थे या कभी कोई उसे कुछ खाने के लिए भी दे देता, लेकिन पिछले 3 दिनों से उधर से कोई नहीं गुजरा था। वो लड़की बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई थी और बड़बड़ा रही थी। बहुत गर्म है, छूना मत, जल जाओगे। मैंने कहा ना छूना मत, जल जाओगे। चलो जाओ अब। भगवान की ये बहुत बड़ी लीला है, चाहे पागल हो या अपाहिज या चाहे कोई नॉर्मल इंसान, भूख तो सबको लगती है। 3 दिन तो उस लड़की ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन चौथे दिन वो उठी और खाने की तलाश करने लगी। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता कचरे से निकालकर जूठा खा रहा है। वो लड़की भागकर उस कुत्ते के पास गई और उसके मुंह से निवाला छीनने लगी। कुत्ता उस पर गुर्रा रहा था, लेकिन लड़की भी जिद्दी थी। उसने उसके मुंह का निवाला छीन लिया। हालांकि इस छीना झपटी में कुत्ते ने उसे काट काट कर जख्मी कर दिया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो तो उसके मुंह से छीना निवाला खाने में मस्त हो गई। जिसने भी उसका ये रूप देखा वो चौंक गया। बाप रे, ये पगली तो दिन प्रतिदिन खतरनाक होते जा रही है। हाँ भाई, आज इसने कुत्ते पर हमला किया, कल तो किसी राह चलते आदमी पर भी हमला कर सकती है। इस पगली को यहाँ से भगाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आज जो लड़की भूख के मारे कुत्तों से भिड़ गई, वो बेचारी पहले ऐसी नहीं थी। उस लड़की का नाम पुष्पा है, अपने माँ बाप की दुलारी पुष्पा। उसकी माँ जमुना और पिता राधेश्याम किसान थे। पुष्पा उनकी इकलौती बेटी थी। दोनों उन्हें बहुत प्यार करते थे। पुष्पा, पुष्पा, कहाँ हो बेटी? देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पुष्पा छत पर अपनी माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पिता की आवाज सुनी, वो भागती हुई उनके पास आई।
बाबा आ गए, बाबा आ गए। क्या लाए हो बाबा मेरे लिए? उसकी बात सुनकर राधेश्याम ने अपने हाथ में पकड़ी चीज उसे पकड़ा दी। पुष्पा ने जैसे ही उसे खोला, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, जलेबी, बाबा ये सारी मेरे लिए है। हाँ पुष्पा, है तो सारे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अगर चाहो तो थोड़ा सा अपनी अम्मा और थोड़ा सा मुझे दे सकती हो। जरूर बाबा, मुझे आप लोगों के बिना कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। ये लो, मुंह खोलो अपना। लेकिन अपने बाबा और माँ के नाजों में पल रही पुष्पा को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में उसके साथ कितना कुछ घटने वाला है। एक दिन राधेश्याम और उसकी पत्नी जमुना खेतों में काम कर रहे थे। बारिश का समय था, धान की फसल की बुआई का समय था। वे दोनों बारिश में भी काम पर लगे हुए थे। अचानक जोरों की बिजली कड़की और उन दोनों पर आ गिरी। पल में ही सब खत्म हो गया। दोनों के दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। पुष्पा उस समय स्कूल में थी। जब वो घर आई तो उसके माँ और बाबा सफेद कपड़ों में लिपटे हुए थे। माँ, बाबा, बाबा, अरे ऐसे भी कोई सोता है क्या? उठो ना, मुझे भूख लगी है बाबा। आज मेरे लिए जलेबी नहीं लाए हो क्या? कहीं आप दोनों ने अकेले अकेले तो जलेबी नहीं खा ली? मौत की क्रूरता से अनजान पुष्पा को पता नहीं था कि अब सब खत्म हो गया है। वो अनाथ हो गई है। पुष्पा के माता पिता की मौत के बाद कहने को तो समाज के सामने उसकी सगी चाची जो शहर में रहती थी, उसने उसके देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन वो बहुत ही क्रूर औरत थी। वो पुष्पा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो उसे हमेशा मारती पीटती, जानवरों से भी अधिक बुरा व्यवहार उसके साथ करती। एक दिन जब पुष्पा सुबह सुबह सो रही थी तो उसकी चाची गुस्से में उसके पास गई और उस पर ठंडा पानी डाल दिया। वो बेचारी ठंड के मारे कांपने लगी। मुफ्तखोर, सारा दिन सोई रहेगी तो काम क्या तेरा मरा बाप आकर करेगा या तेरी मरी माँ, जिसने तेरे जैसे जंजाल को मेरे सिर पर थोप दिया? चाची, वो रात से बहुत बुखार है, सिर में भी दर्द है, इसीलिए आज देर तक सोई रह गई। अभी तो सिर्फ ठंडा पानी डाला है। अगर घर का काम शुरू नहीं किया तो फ्रिज का ठंडा पानी लाकर तुम्हारे सिर पर डाल दूंगी। पुष्पा बेचारी क्या करती? अपनी क्रूर चाची के डर से बुखार में भी काम करने लगी, लेकिन काम करते करते बेहोश हो गई। लेकिन इस बात का उसकी चाची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसकी चाची का अत्याचार बढ़ता गया। वो पुष्पा को बिना किसी कारण क्रूर से क्रूर सजा दे दी। एक दिन तो उसकी चाची ने हद कर दिया। 2 दिन की भूखी प्यासी पुष्पा ने उनसे बिना पूछे एक बासी रोटी क्या खा ली, वो आग बबूला हो गई। इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, इसने मुझसे पूछे बिना रोटी खा ली, अभी इसे बताती हूँ। उसकी चाची ने गरम आयरन से उसका हाथ सटा दिया। बेचारी पुष्पा का पूरा हाथ जल गया। वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गई और जब वो उठी तो वो एक ही बात रट रही थी, बहुत गर्म है, छूना मत, जल जाओगे। मैंने कहा ना छूना मत, जल जाओगे। चलो जाओ, अब जाओ। पुष्पा के दिमाग पर अपनी चाची के अत्याचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो पागल हो गई। जब वो बेचारी अच्छी भली थी तब तो वो अपनी चाची पर बोझ थी, और अब तो उसका दिमाग खराब हो गया था। और ऐसी लड़की को उसकी चाची अपने घर में कैसे रखती? इस पगली को ठिकाने लगाना ही होगा, नहीं तो धीरे धीरे ये मुसीबत बढ़ती जाएगी। एक दिन उसकी चाची सुनसान रात में पुष्पा को जमालपुर स्टेशन पर छोड़ी। तब से बेचारी ऐसी भटकती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा करने वाले के साथ भी बुरा होता है। एक दिन उसकी चाची को घर में काम करते हुए करंट लग गया और वो मर गई। बहरहाल कुत्तों से भिड़ंत के बाद अगली सुबह जमालपुर स्टेशन के बाहर एक एम्बुलेंस की आवाज से सबके दिन की शुरुआत हुई। हाँ भाई, सच कह रहा हूँ, वो पगली मर गई। अच्छा ही हुआ, सबको तंग कर रखा था उसने, लेकिन वो मरी कैसे? असल में 4 दिन की भूखी पुष्पा और कुत्ते के बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिए जाने के कारण उसकी मौत हो गई। और मौत के पीछे पुष्पा एक सवाल छोड़ कर गई कि आखिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन?